अगर हम अब बात कर लेते हैं वेक्टर की, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा हमारा वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड जीन टैक्सी व्हील, इसको कहते हैं। क्या काम होता है? इट हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ desired DNA into the host cell, इसमें ये हेल्प करता है। अब इसकी क्या खासियत होती हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपने आप से रेगुलेट करता है, डबल स्टैंडर्ड रहता है ये, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है, डबल स्टैंडर्ड रहता है बात समझ में। तो ये इसकी वजह से हम वेक्टर्स को एज ए जीन टैक्सी जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी क्या खासियत होती है वो भी हम पढ़ेंगे कि अगर एक वेक्टर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो है ही है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी हो, उसमें वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब क्या है पहला फीचर इसका, वो है ORI, इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये डायरेक्ट फुल फॉर्म आती है, ORI स्टैंड फॉर, ठीक है। तो ये ऐसा सीक्वेंस होता है, इट इज अ सीक्वेंस हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, या एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे इनिशिएशन होती है, इनिशिएशन ऑफ अ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ये ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे क्या होगी, आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ये ओरिजिन होगा, स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। और यही जो है और क्या करता है, कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, कॉपी नंबर को भी क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। तो हमें ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए जो मल्टीपल कॉपीज बना सके, जो क्या कर सके, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना सके। ऐसा नहीं चाहिए कि वो सिर्फ एक दो ही कॉपीज बनाए। तो हमें वेक्टर में ऐसा वेक्टर ढूंढना पड़ना जिसका जो ORI है या जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सके। तो ऐसी खासियत उस वेक्टर में होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्मॉल साइज को ट्रांसफर करना आसान है। जितना हमारे पास वेक्टर स्मॉल साइज का होगा उसको ट्रांसफर करना होस्ट सेल में हमारे लिए उतना ही आसान है, इसलिए स्मॉल साइज का होना जरूरी है। ये दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए उसके ऊपर। क्या होनी चाहिए? टू बाइंड द डिजायर्ड जीन को बाइंड करने के लिए उसके ऊपर क्लोनिंग साइट हो। ये पता लगे उसके ऊपर क्लोनिंग साइट ही नहीं, बाइंड नहीं कर रहा हमारा, तो ऐसे प्लाज्मिड का क्या, ऐसे वेक्टर का क्या यूज करना हमने। क्लियर है? तो क्लोनिंग साइट होनी चाहिए उसके ऊपर। तीसरी जो बात रहती है वो है हमारे पास फोर्थ, उसके ऊपर सिलेक्टिबल मार्कर होने चाहिए, सिलेक्टिबल मार्कर्स। जो वेक्टर होता है उसके ऊपर सिलेक्टिबल मार्कर होने चाहिए। अब ये सिलेक्टिबल मार्कर होते क्या हैं? ठीक है, जो हमारे पास एक वेक्टर रहता है उसके ऊपर दो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। यही जो है वो सिलेक्टिबल मार्कर की तरह काम करते हैं। इतना क्लियर है कि क्या फीचर होने चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, वो डबल स्टैंडर्ड तो होता ही है। मैंने बता दिया कि प्लाज्मिड जो हम यूज करते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो प्रोकैरियोट में। और आईओ होना चाहिए उसके पास, स्मॉल साइज का होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, सिलेक्टिबल मार्कर होने चाहिए। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि सिलेक्टिबल मार्कर किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसमें हमें है ना, वेक्टर में मोस्ट कॉमन जो वेक्टर यूज करते हैं वो प्लाज्मिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्लाज्मिड यूज करते हैं। लेकिन हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी जो है वो वेक्टर करा हुआ है, उसका नाम है PBr322। ये द फर्स्ट
आर्टिफिशियल वेक्टर टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले जो है वो इसको डिस्कवर किया गया था आर्टिफिशियली, जो है PBR 322। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PBR 322, जिसमें P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, BR जो है वो नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है, वॉलिवर कुछ करके नाम है उसका, हाँ वॉलिवर, और R स्टैंड फॉर रोड्रिगेज या रोड्रिग्यूज, ये उस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और ये 322 स्टैंड करता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट, ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट को ये करता है। तो जो शॉर्ट नोट लिखेंगे आप, तो ये पहली तो लाइन यही बन जाती है कि PBR 322 इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर टू बी डिस्कवर्ड, जो हुआ है। दूसरा किसने डिस्कवर, इसके नाम पे ऊपर आ जाते हैं। तो PBR 322 P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर वॉल्वीर, R स्टैंड फॉर रोड्रिगेज, और 322 इज द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आएगा तो नाम से ही आप सारा कुछ कर लेंगे। दूसरा इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। प्लाज्मिड है तो डबल स्टैंडर्ड रहेगा, क्लियर है। ORI रहेगी, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक फीचर है ना, ORI तो होना ही चाहिए, वेक्टर का भी क्या बड़ा हमने, ORI होनी चाहिए। इसके ऊपर जो है वो क्लोनिंग साइट रहती है ना, इसको कुछ ये इस तरीके से जाके आइडेंटिफाई करने में आसान है। ये वो साइट होती हैं जहां ये आपके सिलेक्टिबल मार्कर की तरह काम करते हैं। ये सिलेक्टिबल मार्कर जो है वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये यहाँ पे दो जीन्स रहते हैं जो इस प्लाज्मिड को या इस वेक्टर को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है। किन एंटीबायोटिक से? एम्पिसिलिन, AMPR लिखा है, और AMP स्टैंड फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन रहेंगे यहां पे, और जो है वो TET स्टैंड फॉर टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। मतलब जब हम एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इसके ऊपर छिड़केंगे तो इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दो जीन्स ने इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे देनी है, ठीक है। ये जो इनको क्लोनिंग साइट भी है जहां पे हमारा डिजायर जो है वो जाके लगेगा, ठीक है। अब जो ये वाली जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके ऊपर दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की रिकॉग्निशन सीक्वेंस रहती है। ये रहता है BAM H1 और दूसरा रहता है SAL1। ये दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम है। अगर हम अपने डिजायर DNA को BAM H1 से काटते हैं और प्लाज्मिड को भी उसी से काटना पड़ेगा, तो वो डिजायर यहां आके झुकेगा, इस साइट पे, यहां नहीं जाएगा। यहां रिकॉग्निशन साइट अलग रिकॉग्निशन एंजाइम की है, अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की है। तो यहां पे जो रहती है रिकॉग्निशन साइट वो रहता है PS1 और दूसरा रहता है PVU1। ये एम्पिसिलिन जो है वो रेजिस्टेंट जीन के ऊपर इन दो रेस्ट्रिक्ट एंजाइम की क्या रहती है, क्लोनिंग साइट रहती है। तो मतलब ये जब ये काटेंगे तो यहां चिपकेगा आके हमारा, ठीक है। इसके ऊपर ये जो जगह बचती है ये और जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की यहाँ पे क्लोनिंग साइट रहती है। यहाँ पे रहता है हमारे पास HIND3 या HIND2 भी यहाँ रहेगा। उसके बाद इको R1 रहेगा और यहाँ पे रहता है हमारे पास CLA1। ये अदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट रहती है यहाँ पे, कि जब इको R1 काटेगा तो वो सेगमेंट यहाँ जाके जुड़ेगा।
ठीक है। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यहां पे जाके हमारा जो है वो सेगमेंट लग गया है, जाके कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, दो सोल्यूशन लेते हैं, एक में एम्फीसिलिन डालते हैं, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन डालते हैं। जब हम बैम H1 से अपने डिजायर्ड डीएनए को काटेंगे तो वेक्टर को उसी से काटेंगे, वो क्या बनाएगा, दोनों जुड़ के आरडीएनए बनाएंगे। आरडीएनए को होस्ट में हम इंसर्ट करेंगे, होस्ट को फिर इन दोनों में डालेंगे। मतलब बैम से काटा तो हमारा डिजायर्ड जीन यहां लग गया होगा। मतलब अगर लग गया है तो उसने टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस खो दी है। अगर लग गया है तो उसने, इसका मतलब है कि उसने यहां से टेट्रासाइक्लिन के लिए अपनी रेजिस्टेंस खो दी है। और अगर मैं इस होस्ट को इन दोनों सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो किस में ग्रो नहीं करेगा, जिसमें उसने रेजिस्टेंस खो दी है। तो किसके प्रति रेजिस्टेंस खो दी है उसने, टेट्रासाइक्लिन के, तो यहां वो नहीं ग्रो करेगा और दूसरे सॉल्यूशन में ग्रो कर जाएगा। हमें पता चल जाएगा टेट्रासाइक्लिन पे जाके जुड़ गया है, क्योंकि जैसे ही जुड़ेगा वो रेजिस्टेंस ही खो देगा उसके लिए। वैसे ही दूसरा काम इसके लिए है कि अगर यहां चिपकाना है तो PST1 या PBU1 से कट करेंगे, यहां जाके चिपकेगा, आरडीएनए बनाएगा, आरडीएनए को इन दोनों में डालेंगे तो किस में ग्रो नहीं करेगा, एम्फीसिलिन में, क्योंकि अगर जैसे यहां चिपका उसने एम्फीसिलिन से रेजिस्टेंस खो दी तो मतलब एम्फीसिलिन में ग्रो ही नहीं करेगा, एम्फीसिलिन उसको मार देगा। इससे पता चल जाएगा कि वो वहां चिपक गया है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है तो वो वहां तो रहेगा ही। ये थोड़ा ट्रिकी सा है कि जहां जाके चिपकेगा उसी में ग्रो नहीं करेगा, उसी सॉल्यूशन में। ये अलग सॉल्यूशन लिए हमने, ये वो सॉल्यूशन है जिनके प्रति इसके पास रेजिस्टेंस है। अब यहां चिपका दिया, इसने रेजिस्टेंस ही खो दी, तो टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में जैसे ही डाला ये मर गया, एम्फीसिलिन में डाला जिंदा रह गया। पता लग गया हमें कि चिपक गया है भाई साहब, हो गया काम, डन। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसके लिए हमें दो सॉल्यूशन एट ए टाइम चाहिए होते हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि बस एक रंग आ जाए, रंग से पता चल जाए कि लग गया नहीं लगा, बात खत्म। कि एक रंग दे दे वो हमें, कि अगर चिपक जाए तो ये रंग दे दे, हमें इंडिकेशन मिल जाएगी। नहीं चिपका है तो ये रंग दे दे, बात खत्म। ये सॉल्यूशन कहां ढोते फिरेंगे हम, है सही में। तो ऐसा भी है। एक जो स्पेशल टाइप का जो है वो प्लाज्मिड है, वेक्टर है, उसका नाम है PUC1। क्लियर है? ये डायग्राम डायरेक्ट के बार तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वहां पे आ सकता है, मार्क करो जी ये क्या है, इसके ऊपर किसकी क्लोनिंग साइट है, तो याद करनी पड़नी बच्चे। ये क्या है ना, यहाँ 1 लिखा होगा, ये क्या है जी, ORI की साइट है। ये क्या है जी, अच्छा ये टेट्रासाइक्लिन, अच्छा ये PBR 322 का है जी, अच्छा आया सही में। तो ऐसे अब हम दूसरे की बात करते हैं, PUC1 की। वो नहीं दे रखा है आपकी बुक में, लेकिन उसके बारे में जिक्र है, नाम भी नहीं है उसका दिया हुआ, उसका नाम भी नहीं दिया है NCERT में जो इस बार का सिलेबस है, लेकिन उसका जिक्र जरूर किया गया है। बोलते हैं कि एक स्पेशल टाइप का हम लेते हैं दूसरा PUC1, उसमें भी ORI होगा। तो सिंपल सी बात है, पता ही है हमें। एक साइड पे जो है उसकी एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन रहेगा, उसके ऊपर वही PST1 के लिए उसकी, दूसरा क्या था हमारे पास, PUV1 के लिए क्लोनिंग साइट रहती है, PBU। हाँ तो वो तो याद करना ही पड़ना ना, ये PUC PBU ये याद करने पड़ने आपको। अब ये जो दूसरी क्लोनिंग साइट रहती है यहाँ पे, यहाँ ये रहती है LAC-Z। क्या रहती है, LAC-Z। इसी के ऊपर बहुत सारी इको R1 की क्लोनिंग साइट रहेगी, हिंद 1-2 की रहेगी, फिर बैम H1 की रहेगी। तो मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट एक अलग घेरे रखता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिलेक्टिबल मार्कर होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ना लगे। क्योंकि नॉन रिकम्बिनेंट क्यों चाहिए, हमें तो रिकम्बिनेंट चाहिए, नया बना हुआ। पुराना सेगमेंट ही लग गया तो वो थोड़ी चाहिए हमें। तो ये सिलेक्टिबल मार्कर आइडेंटिफिकेशन करता है कि नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ना लगे। वो तो काम का ही नहीं है, नॉन रिकम्बिनेंट मतलब उसके साथ हमारा डिजायर जीन लगा ही नहीं है, तो वो किस काम का। तो ये इंश्योरिटी करता है कि रिकम्बिनेंट ही लगे, नॉन रिकम्बिनेंट को वो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम उसको निकाल देते हैं, फिर ये हमारी हेल्प करता है। अब यहां क्या होता है, LAC-Z क्या करता है कि जब नॉन रिकम्बिनेंट
डीएनए इसके ऊपर लग जाता है, मतलब वेक्टर खुद ही लग जाएगा, वो कटा ही नहीं होगा, मतलब लगा ही नहीं होगा सेगमेंट, जो हमारा डिजायर जीन वाला लगा ही नहीं होगा। तो ये एक एंजाइम प्रोड्यूस कर देता है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये आपने ओपिरॉन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। कब लगेगा? कब? जब नॉन रिकम्बिनेंट सेगमेंट जो है वो आके यहां पे लग जाएगा, तो वो एक एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और ये एक कलर देगा जिसका नाम है ब्लू। तो ब्लू कलर इंडिकेट कर देगा भाई साहब काम नहीं हुआ, नॉन रिकम्बिनेंट ही लग गया है ना सान। अब जब हमारा रिकम्बिनेंट लगेगा, तब जब हमारा आर डीएनए लगेगा, तब कौन सा कलर देगा? तब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं सिक्रीट होगा, ये याद रखना। अगर ये सिक्रीट नहीं होगा तो व्हाइट कलर आएगा, फिर वो हो गया। तो ब्लू इंडिकेट करेगा कि नॉन रिकम्बिनेंट लगा है, और व्हाइट इंडिकेट करेगा कि रिकम्बिनेंट लगा है। ये आसान हो गया काम हमारा। उधर कौन है ये? फिर वो तो अलग है ना उसका, उसमें 2 एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्लोनिक साइट है, ये अलग तरीके का वेक्टर है। तो बोला कि वो उसमें थोड़ा है कि 2 सोल्यूशन लेके चलो भी साथ साथ। उसमें नहीं लगेगा या लगेगा, उसके लिए हमें 2 सोल्यूशन एट ए टाइम चाहिए, ताकि उसमें हम डाल सके भी, देख सकें भी किसमें ग्रो कर रहा है किसमें नहीं कर रहा है। फिर बोला कि वो आसान तरीका बताओ, तो ये है बोलते, इसको यूज करो बोलते। जिसमें कलर आएगा ब्लू, इसका मतलब नॉन रिकम्बिनेंट लगा है, कलर आया व्हाइट मतलब रिकम्बिनेंट लगा है, और ब्लू कलर देने वाला होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। वो तभी निकलेगा जब नॉन रिकम्बिनेंट लगता है।